हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी है। हमारा चल रहा है सेट थ्योरी। ये सेट थ्योरी की क्लास 3 रहेगी। देखिए, कुछ दिनों से काफ़ी बिजी चल रहे थे पिछले हफ्ते से। अभी आपको दिन में 2-3 क्लास देखने को जरूर मिल जाएंगी। बहुत जल्दी हम सिलेबस को कवर करेंगे, क्योंकि एक एक क्लास डालने से तो सिलेबस कंप्लीट होने वाला नहीं है। 2 से 3 ये 4 भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। फटाफट आपके सिलेबस को हम कवर करवा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने कल किया था, ऑर्डर्ड पेयर कर लिया था। ऑर्डर्ड पेयर तक हमारा टॉपिक कवर हो गया था। जो क्लास 3 में आई है सीधे ही वो पहले फर्स्ट और सेकंड को देख के आए, उसके बाद ही 3 को देखें। देखिए, कंटिन्यू क्लासेस को देखोगे तो आपके जो बेसिक है वो कवर होगा। और एक और बात बता देती हूँ कि देखो, एज इट इज क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। आपका अगर बेसिक क्लियर है ना, तभी आप क्वेश्चन किसी भी टाइप का, किसी भी प्रकार का घुमा फिरा के दे रखा होगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कवर कर दोगे। लेकिन आप क्या सोच रहे हो कि हम पीछे के क्वेश्चंस को एज इट इज कॉपी मार लेंगे? नहीं, एज इट इज क्वेश्चंस कभी नहीं आते हैं। प्रैक्टिस करने से ये होता है कि भैया आप क्वेश्चंस को करने के तरीके पता चल जाते हैं कि आप किस तरीके से, आपका जो माइंड सेट हो जाता है कि हमें क्वेश्चंस को किस तरीके से करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स में अगर ये आपका कोई क्लास का 10th क्लास का 11th-12th का पेपर नहीं है कि आप थोड़े से टॉपिक्स को कवर किया और आपने कवर कर लिया। नहीं, आपको 100% तैयारी करनी पड़ेगी। आपने अगर थोड़ी सी भी तैयारी छोड़ दी ना तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच है। आपको ये सोचो कि भैया हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स उठा के हम कवर कर लेंगे, नहीं। आपको पूरे 30 के 30 टॉपिक कवर करने पड़ेंगे 11th-12th के, तभी आपको अपने एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिला जुला के आते हैं कि भाई सेट थ्योरी को मिला दिया, लॉगरिथम को मिला दिया, इक्वेशन सीरीज को मिला दिया, बाइनोमियल थ्योरम को मिला दिया, मतलब 3-4 टॉपिक्स को मिला के फिर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। देख रहे हैं कि बच्चे को कितना नॉलेज भी है या नहीं है। तो इसलिए ऑल ओवर सिलेबस को कवर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? लेट हमने मान लिया कि ए इज़ नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज़ आल्सो नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले दोनों के दोनों क्या होंगे? नॉन एम्प्टी होंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इट डिफाइंड एज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। इसमें किस तरीके के एलिमेंट आएंगे? सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। वेयर ए कोमा बी जैसे एलिमेंट किस में आएंगे? ए क्रॉस बी में, वेयर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। क्लियर? देन इसको हम इस तरीके से ही डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि ए कोमा बी, ये इसके एलिमेंट्स के टाइप में है ऑर्डर पेयर में, वेयर ए बिलोंगिंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी, एंड दैट इज द सिम्बॉलिकली हम इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी को। क्लियर? जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्या? ए इक्वल टू ले लिया मैंने 1 2, ठीक है, और बी इक्वल टू ले लिया क्या? ई एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी करेंगे। क्या क्या? 1 की ई के साथ करेंगे तो हमारे पास 1 ई, ठीक है, एंड 1 एफ, एंड क्या आ जाएगा? 2 ई एंड 2 एफ, ठीक है। अब मैं एक कंटिन्यू एक और कर लेती हूँ, बी क्रॉस ए, ठीक है, क्योंकि इसका रिजल्ट्स मैं आपको बताऊंगी। ई कोमा 1, इसमें या तो आप इन सब को पलट दो, ठीक है। एफ कोमा 1, ई कोमा 2 एंड एफ कोमा 2, ठीक है। यहाँ से आपको क्या देखने को मिला कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है। तो इन जनरल ये बराबर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, ए कोमा बी बराबर नहीं होगा बी कोमा ए के। इन जनरल ये भी बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो ये बराबर कब होगा? पर्टिकुलरली कभी तो बराबर होगा। कब होगा? जब मेरे पास ए इक्वल टू बी आ जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? एंड हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे। मान लीजिए एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू एम है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू एन है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी।
समझ में आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास एम एन। क्लियर। जैसे देखिएगा यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट किसके कितने थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे 2 है। यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। एक क्रॉस बी में कितना है 1 2 3 4, 2 × 2 4। यहाँ पे बी क्रॉस ए में भी क्या आ जाएगा 2 × 2 4 आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा टॉपिक आता है कि रिलेशन क्या होगा। रिलेशन क्या होता है कि कोई ना कोई रिलेशन बना के दे देंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन होता है ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। वहीं ए और बी सबसे पहले हमारे नॉन एम्प्टी सेट्स होंगे, बी भी मेरा क्या होगा नॉन एम्प्टी सेट होगा। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, कोई भी एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जैसे मैंने आर डिनोट कर दिया, इज कॉल्ड रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये जो रिलेशन होगा ना वो ए क्रॉस बी का हमेशा क्या होगा सबसेट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया ए ले लिया, ए लिया है क्या 1 2 3, बी ले लिया क्या 2 और 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे ए क्रॉस बी निकालो। सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1 की 2 के साथ करेंगे एंड 1 की 5 के साथ करेंगे। ठीक है, फिर 2 की 2 के साथ एंड 2 की 5 के साथ, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे। 3 की 2 के साथ एंड 3 की 5 के साथ। अब ये क्या कह रहा है कि रिलेशन बनाओ। कैसा रिलेशन कि हमने एक रिलेशन दे दिया, इसने रिलेशन दिया है हमें, ऐसे एलिमेंट आएंगे इसमें x, y वेयर x लेस देन y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड y बिलोंगिंग टू b। ठीक है, तो ये कहता है कि y का एलिमेंट बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो वो एलिमेंट किस में आ जाएंगे रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, जैसे देखिएगा 1 2 1 2 x छोटा है ना y बड़ा है, 1 5 x छोटा है y बड़ा है, 2 2 तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों बराबर आ गए, 2 5 बिल्कुल ये हो सकता है क्योंकि 5 बड़ा है। फिर देखिए 3 2 नहीं हो सकता क्योंकि y छोटा है यहाँ पे, और 3 और 5 ही हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, रिलेशन में एलिमेंट आ जाएंगे आपके पास 1 2 एंड 1 5। समझ में आया ना क्या कहना चाहते हैं, 2 5 जो रिलेशन दे रखा उसकी कंडीशन लगा दीजिएगा बस। अब देखिए ये जो एलिमेंट आए हैं वो कहाँ से आए हैं, ए क्रॉस बी से तो आए हैं, तो इसीलिए जो आर था वो मेरा किसका सबसेट हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। क्लियर, समझ में आया। ओके, अब देखिए अगर कोई भी एलिमेंट जो है आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से आ रहा है तो हम उसको डिनोट करेंगे कि ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए रिलेशन टू बी। ठीक है, या मान लीजिए बिलोंग नहीं करता है तो ए कोमा बी नॉट बिलोंगिंग टू आर, एंड लिख सकते हैं हम ए नॉट रिलेशन टू बी। क्लियर, उम्मीद है सब समझ में आपको आ गया होगा, नॉट रिलेटेड टू बी। अब बात करते हैं कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है। बिल्कुल ध्यान से समझना, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अब तक टीजीटी पीजीटी नेट लेवल दे रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होती है। सपोज दैट मैंने मान लिया कि एक ए ले लिया मैंने, एक मैंने आर ले लिया, मैं इसको एक एग्जाम्पल से बताऊँगी। ठीक है ना, एक रिलेशन ले लिया नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिनोट कर दिया आर ऑफ एक्स इक्वल टू वाई क्यूब। ठीक है, एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स नेचुरल नंबर में और वाई भी नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। ठीक है, लेकिन एक फंक्शन बन रहा है इस टाइप का। ठीक है, अब मैं आपको क्या करूँगी, जैसे मैंने एक नेचुरल नंबर ये ले लिया, ये मेरी क्या होती है डोमेन होती है, ये हमारी को डोमेन होती है। ठीक है, समझाना चाहती हूँ कि रेंज क्या होगी। ठीक है, हमने क्या किया, एक हमने इस तरीके से बना दिया। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। ये क्या है नेचुरल नंबर्स है, यहाँ क्या लिखूंगी 1 2 3 4 अप टू सोन, चलेगा। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अप टू सोन, चलता रहेगा, है ना। फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है भैया कि यहाँ के एलिमेंट्स जो है इसके एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होंगे लेकिन वो क्यूब में कनेक्ट होंगे। आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है वाई क्यूब। ठीक है, तो 1 यहाँ पे पुट किया तो 1 की क्यूब, है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है आर ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लगा लीजिएगा, एक्स क्यूब क्योंकि सेम ही एलिमेंट है इसमें। ठीक है ना, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया है 1 किया तो 1 पे चला गया 2 किस पे चला जाएगा 8 पे चला
चला जाएगा। ऐसे ही ये देखो, ये तो वैसे ही गड़बड़ में लिखा हुआ है। यहाँ से 3 किस पे चला जाएगा, 27 पे। 4 किस पे चला जाएगा, 64 पे। इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमेन क्या होगी। जो डोमेन होगी, ये मेरा ए मान लिया, सपोज दैट ये क्या है, ए, और ये क्या है, बी। जो फर्स्ट टपल होते हैं ना, वो मेरी डोमेन होती है। ये क्या है, मेरा डोमेन, ठीक है। और डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, सेकंड जो होता है को डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज वो होगी जिनके साथ फंक्शन, जिसके साथ डोमेन के एलिमेंट कनेक्ट होंगे, वो डोमेन रेंज आ जाएगी। जैसे यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, 1 आ रही है, 8 आ रही है, 27 आ रही है, 64 आ रही है, अप टू 100, ठीक है। तो यहाँ से जो रेंज होती है ना, वो रेंज जो होगी वो हमेशा सबसेट होगी किसकी, जैसे सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब आप नहीं भूलोगी शायद, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे हमने पहले वाला एग्जाम्पल लिया था, तो मेरा रिलेशन क्या बना था, हमारे पास जो रिलेशन बना था वो था क्या, ये 1 2 बना था, 3 1 5 बना था, एंड 2 5 एंड 3 5 बना, ये मेरा फंक्शन बना था, ठीक है। इसमें डोमेन और रेंज बता दीजिए। तो डोमेन मेरी क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो मेरी डोमेन है। 1 क्या है मेरी डोमेन, 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 2 और 3, ये मेरी डोमेन है। और रेंज क्या है मेरे पास, रेंज है सेकंड टपल 2 5, बस ये मेरी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। एक और बात बताना चाहती हूँ, जो डोमेन होती है ना, वो डोमेन हमेशा, जैसे मैंने कोई फंक्शन लिया, फंक्शन a to b लिया, ठीक है। तो जो डोमेन होगी वो हमेशा क्या होगी, सबसेट होगी a की, ठीक है। एंड को डोमेन इज सबसेट ऑफ b, ठीक है। और रेंज भी क्या होगी, रेंज इज आल्सो सबसेट ऑफ b, ठीक है। उम्मीद है आपको मैंने कोई डेफिनेशन में आपको उलझाया नहीं है, बिल्कुल एग्जाम्पल से आराम से समझाया कि भैया क्या होता है। देखो, जो ए के एलिमेंट होंगे वो सारे डोमेन में आ जाएंगे, बी के एलिमेंट सारे को डोमेन में आ जाएंगे, और जो फंक्शन हमारा रिलेट करेगा ए के एलिमेंट जिन एलिमेंट से बी के एलिमेंट से कनेक्ट करेगा, बस वो कनेक्ट करने वाले एलिमेंट्स में जो किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देखिएगा, इनमें भी मैं आपको डेफिनेशन में बिल्कुल भी नहीं उलझाने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा क्या है, टाइप्स देख लीजिए। फर्स्ट है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि मैं सेम के ऊपर सेम जाऊंगा, ठीक है। जो ए होगा, कोई मेरा रिलेशन दे रखा है, कोई रिलेशन दे रखा है ए टू ए, ठीक है। ये कहता है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा, जो आर होगा वो कैसा होगा, ए कोमा ए एंड ए बिलोंगिंग टू आर ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास सपोज दैट मैंने ए ले लिया, क्या 1 2 3, तो मेरा जो रिलेशन होगा, आइडेंटिटी फंक्शन होगा, वो क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा। क्लियर, समझ में आ गया। इसी के जैसा एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन आएगा, ठीक है ना। वही मैं एक अभी बता देती हूँ, क्योंकि आप फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हो। आइडेंटिटी फंक्शन और रिफ्लेक्सिव में क्या कहता है कि रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि मेरे पास जो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होगा वो क्या होगा, एक जो रिलेशन बनेगा ए कोमा ए बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। बाकी के एलिमेंट भी मेरे पास आ सकते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव फंक्शन होगा वो होगा 1 1 2 2 3 3 एंड यहाँ पे 1 2 2 1, ये अदर एलिमेंट भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आइडेंटिटी फंक्शन होगा वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ यही होना चाहिए, बाकी नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि मेरे पास ये होंगे ना, बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। लेकिन मेरे पास सेम एलिमेंट होने चाहिए, बाकी आए चाहे ना आए। क्लियर। तो आप ये कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन हमेशा रिफ्लेक्सिव फंक्शन होंगे। ये आप देख लो कि सेम एलिमेंट इसमें आए हुए हैं, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अदर भी आ जाएंगे, तो ये आइडेंटिटी नहीं बन पाएगा। क्लियर। अच्छा, फिर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या आएगा, मैंने रिलेशन ले लिया ए टू ए, ठीक है। ये यूनिवर्सल रिलेशन कब बनेगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया ए कोमा बी, ये ले लिया मैंने ए,
ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो ए क्रॉस ए बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ए का ए के साथ कनेक्ट होगा, ए का बी के साथ कनेक्ट होगा, बी का ए के साथ कनेक्ट होगा और बी का बी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ए क्रॉस ए, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशंस ऑफ ए ऑन ए। क्लियर। फिर आता है वॉइड या एम्प्टी सेट। वॉइड सेट क्या होता है कि भाई ऐसी कनेक्शन, देखो इफ नो एलिमेंट्स ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, कोई भी एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा उसको हम बोलेंगे वॉइड सेट, वॉइड रिलेशन, या फिर क्या होगा, या फिर क्या हो जाएगा आपका एम्प्टी रिलेशन। मतलब एम्प्टी कब होगा, जब आपकी कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, क्या ए ले लिया, क्या 1 2 3 4। ठीक है, जो रिलेशन बनेगा वो इस तरीके से बनाएगा x, y सच दैट x एंड y बिलोंगिंग टू ए में होंगे, एंड एक कंडीशन ले ली है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो आप कोई मतलब एक ही एलिमेंट होने चाहिए और उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आ रहा है, क्या 1 माइनस 2 1 आ रहा है, 2 माइनस 3 1 आ रहा है, 3 और 1 का रिलेशन करेंगे 2 आ रहा है, 3 और 4 का रिलेशन, 4 और 1 का रिलेशन करेंगे 3 आ रहा है। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो डिफरेंस होगा वो 8 नहीं होगा। क्लियर। तो ये सेट जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। क्लियर। एक एम्प्टी एंड यूनिवर्सल जो रिलेशन होते हैं वो ट्रिवियल रिलेशन होते हैं। ठीक है, ये होंगे ही होंगे हमेशा, ये ट्रिवियल रिलेशन होंगे किसके, किसी भी सेट के। क्लियर। नेक्स्ट है देखिए इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन बिल्कुल कोई टिपिकल डेफिनेशन नहीं होगी। जैसे मान लीजिए मेरे को रिलेशन है ए टू बी में, ठीक है, तो जो आर इनवर्स होगा ना वो बी टू ए हो जाएगा, बस इतना ही है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन मेरा आर आ गया, क्या 1 2 2 1 2 2 3 2। ठीक है, तो इसका रिलेशन बनाइए, इनवर्स बनाइए, तो इनवर्स क्या आ जाएगा, आप इनके टपल्स को ओवरलैप कर दीजिएगा। ठीक है, तो 2 1 एंड 1 2 एंड 2 2 और क्या आ जाएगा 2 3। ठीक है, डोमेन कोडोमेन बन जाएगी, कोडोमेन आपकी डोमेन बन जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। क्लियर। अच्छा देखिए, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव फंक्शन की। रिफ्लेक्सिव फंक्शन वैसे मैंने आपको बता भी दिया है, लेकिन रिफ्लेक्सिव, इरिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इनको ध्यान से समझना है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होगा, क्योंकि इनको इन जनरल बना के आपसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन होगा ए रिलेशन आर ऑन सेट नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी सेट हमने ले लिया ए टू ए, रिफ्लेक्सिव इफ ए रिलेटेड टू ए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। ठीक है, यहाँ से इफ हमने दे दिया क्या ए कोमा ए सेम एलिमेंट, सेम टू सेम एलिमेंट, खुद का खुद के ऊपर जाएगा, रिलेशन में होगा, तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू किस में होगा, ए में होगा, तब हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, एंड एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज ऑलवेज रिफ्लेक्सिव फंक्शन, बट रिफ्लेक्सिव फंक्शन नीड नॉट बी आइडेंटिटी फंक्शन। ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया था जब आइडेंटिटी फंक्शन हमने किया था। फिर आता है ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो आज भी ये टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है कि मेरे पास ए कोमा ए सेम टू सेम एलिमेंट रिलेशन में नहीं जाएगा, तो ये क्या फंक्शन हो जाएगा, ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैंने क्या ले लिया, ए इक्वल टू ले लिया 1 2 3। ठीक है, और जो मेरा फंक्शन बन रहा है, रिलेशन बन रहा है क्या 1 2 2 1 एंड 3 1। ठीक है, तो इस तरीके का जो फंक्शन बनेगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट सेम के ऊपर नहीं जा रहा है। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या देखने पड़ा, कोई भी फंक्शन अगर आपका रिफ्लेक्सिव है ना तो वो ई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर। ई रिफ्लेक्सिव, नेवर बी ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन। लेकिन अगर कोई फंक्शन जो है रिलेशन है नॉट रिफ्लेक्सिव, देन मे और मे नॉट बी रिफ्लेक्सिव। क्लियर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो जैसे मैंने मान लिया ए इक्वल टू 1 2 ही ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक रिलेशन बना दिया, क्या 1 1। ठीक है, 1 2 और 2 1। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 2 नहीं आया। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव है ना, नॉट रिफ्लेक्सिव। लेकिन ये ई रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सेम एलिमेंट एक बैठा हुआ है। तो यहाँ से कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ऐसे ही आते हैं घुमा फिरा के, रिफ्लेक्सिव है दैट नॉट नेवर बी ई रिफ्लेक्सिव।
ठीक है, कभी भी ई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये नॉट रिफ्लेक्सिव है, नॉट रिफ्लेक्सिव फंक्शन है, तब मे और मे नॉट भी, मे और मे नॉट भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक फंक्शन की। सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है? सिमेट्रिक फंक्शन कहता है कि भैया a कोमा बी, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास f सच दैट a टू r, कोई भी फंक्शन नहीं कह सकते, अभी मेरे रिलेशन में चल रहे हैं, a टू a में जा रहा है, ठीक है, तो जो सिमेट्रिक होगा a कोमा b अगर मेरे पास r में गया है तो b कोमा a भी मेरे पास किस में जाना चाहिए? r में। सबसे इजी है ये। मान लिया कि मैंने क्या ले लिया, एक रिलेशन ले लिया, क्या 1 2 2 1 3 2 और 2 3, ठीक है ना। तो देखिएगा 1 2 है, 1 2 का उल्टा इधर बैठा है, 3 2 है, 3 2 का उल्टा बैठा है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? सिमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास एंटी सिमेट्रिक फंक्शन। एंटी सिमेट्रिक फंक्शन क्या कहता है कि देखिएगा, देखिए एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, यही घुमाने वाले हैं बस। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि मान लीजिए a कोमा बी बिलोंग करता है r में एंड b कोमा a भी रियल मतलब रिलेशन में, फंक्शन में रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, देन a इक्वल टू होना चाहिए b के, ठीक है, ये a इक्वल होना चाहिए b के, बस इतना ही कहेगा। अगर मान लीजिए a कोमा b बिलोंग होना चाहिए, b a बिलोंग होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक होगा। कब? जब a b के बराबर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ जाएगा। एंटी सिमेट्रिक फंक्शन सारी के सारी आइडेंटिटी फंक्शन क्या हो जाते हैं? एंटी सिमेट्रिक फंक्शन हो जाते हैं। क्लियर? एक होता है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक फंक्शन क्या होगा? एसिमेट्रिक फंक्शन होगा क्या कि अगर मान लीजिए a कोमा बी रिलेशन में जा रहा है तो b कोमा a कभी भी नहीं जाएगा रिलेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? एसिमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। देखिए सिमेट्रिक क्या कहता है कि a कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो उसका उल्टा भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, तो हम कहेंगे सिमेट्रिक फंक्शन है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है कि a कोमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, b कोमा a नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन में। इट मीन्स क्या करना चाहता है कि कोई भी सिमेट्रिक फंक्शन, अगर फंक्शन सिमेट्रिक है तो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? लेकिन अगर मान लीजिए कोई फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो जरूर नहीं है कि वो एंटी सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, एसिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है भैया कि a कोमा बी जा रहा है, b कोमा a जा रहा है, तो a और b दोनों फंक्शन क्या होंगे? दोनों एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तीनों बातें समझ में आ गई? उम्मीद है समझ में आ गई होंगी आपको। एक आता है ट्रांजिटिव फंक्शन। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो हमें पता ही है, लेकिन नहीं पता। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, बहुत एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ा है ना, उन बच्चों के भी ये क्वेश्चंस गलत होते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि a कोमा बी एंड b कोमा सी अगर मेरे रिलेशन में आ रहा है, दैट मीन्स a कोमा सी भी मेरे किस में आना चाहिए? रिलेशन में आना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन और सुन लीजिएगा, मान लीजिए a कोमा बी बिलोंग कर रहा है r में एंड b सी बिलोंग नहीं कर रहा है रिलेशन में, देन a कोमा सी भी किस में बिलोंग नहीं करेगा? आर में। कैसे समझा रही हूँ देखिएगा। एक एग्जांपल ले लिया मैंने, कोई रिलेशन ले लिया, क्या 1 1, ठीक है, 2 3 3 4 एंड 2 4, ठीक है। अब आप देखो 1 1 का तो कोई खेल ही खत्म, ठीक है, कोई आया ही नहीं, तो यहाँ से तो देखो 2 3 3 से शुरू होने वाला कितना आ रहा है? 3 4, तो यहाँ से खत्म हो रहा है तो 2 4 यहाँ बैठा है, बिल्कुल बैठा है, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? ये मेरा ट्रांजिटिव फंक्शन है, ठीक है। अब मैंने क्या एग्जांपल ले लिया कि अगर मान लीजिए आपको एक सिंगल एलिमेंट भी मिल जाए ना, सिंगल पेयर भी मिल जाएगा, तो वो भी हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव फंक्शन होगा। क्लियर? कैसे? मान लीजिए मैंने 1 2 ले लिया, ठीक है, तो ये जो है इसमें a भी है लेकिन b c भी नहीं है और a c भी नहीं है। मुझे b c, अगर यहाँ पे b c है ही नहीं तो मुझे a c की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना कि देखो ये सेकंड डेफिनेशन कहती है कि अगर a b एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग कर रहा है और b c इसमें है नहीं, देन a c भी इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव ही होगा। क्लियर? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास, अगर कोई भी रिलेशन है वो आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है।
अगर इन तीनों कंडीशन को होल्ड करता है देन मेरा जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। क्लियर, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक और नोट आपको करवा देती हूँ। देखिए, अगर आप नोट बना रहे हो ना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं ये। देखिए, जो आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन मैं बात बात पे आपको समझाते भी आई हूँ कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन आपका कौन सा हो सकता है। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, हो सकता है, रिफ्लेक्सिव होगा, हो सकता नहीं, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं सॉरी, सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, एंड ट्रांजिटिव भी होगा, एंड ट्रांजिटिव भी होगा। बट ये तो है ऑलवेज, ऑलवेज है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑलवेज ये हमेशा होगा। कोई भी अगर मान लीजिए आइडेंटिटी फंक्शन है वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि सिमेट्रिक क्या कहता है, ए कोमा बी तो बी कोमा ए होगा, जब सेम सेम है तो बराबर होने की जरूरत नहीं है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है, ए कोमा बी कोमा हो ए होंगे, दोनों पेयर होंगे लेकिन दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन इसको होल्ड करता है। ट्रांजिटिव क्या कहता है, मैंने सिंगल वाली जो एलिमेंट दी थी ना, सिंगल वाली डेफिनेशन दी थी, जब आपके पास मिलाने के कुछ है ही नहीं तो वो सिंगल एलिमेंट ट्रांजिटिव में चला जाता है, ठीक है। बट नेवर भी, कभी नहीं होंगे, ई रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, एंड एंटी ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। एसिमेट्रिक क्या कहता है भैया कि ए कोमा बी जाओ आर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी कोमा ए को मैं नहीं जाने दूंगा। क्लियर, एसिमेट्रिक कहता है, समझ में आ गया। ई रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ई रिफ्लेक्सिव कहता है कि मैं ए और ए सेम एलिमेंट को मैं जाने ही नहीं दूंगा रिलेशन में, तभी मैं ई रिफ्लेक्सिव बनूंगा। क्लियर, उम्मीद है ये सारी टॉपिक्स आराम से आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर, अब आप कुछ इम्पोर्टेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार लगाने चाहे ना उतने स्टार आप यहाँ पे लगा लीजिएगा टॉपिक्स पे, ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, मान लीजिए कि कोई रिलेशन मेरे पास है ए टू बी में, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू मान लीजिए मेरे पास n है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल टू मेरे पास m है, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज कितना हो जाएगा, ए टू बी में कितना हो जाएगा, 2 की पावर mn। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी में कितने आ जाएंगे आपके पास, mn आ जाएगा ना, तो यहीं से तो बन रहा है टोटल कितने बन जाएंगे, 2 की पावर mn। क्लियर, जैसे मान लिया कि मैंने ए में ले लिया क्या, ए बी, और बी में ले लिया क्या, 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी में कितना आ जाएगा, ए क्रॉस बी में आ जाएगा आपके पास 6, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे आपके पास 2 की पावर 6। क्लियर, अभी देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कि रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, रिफ्लेक्सिव कितने होंगे, एंटी सिमेट्रिक कितने हो जाएंगे, सिमेट्रिक कितने हो जाएंगे। मान लीजिए कोई मेरे पास रिलेशन बना रही है हम ए टू ए, ठीक है, ए टू ए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना है, n है, सपोज दैट, ठीक है। देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शन कितने हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव फंक्शन कितने हो सकते हैं, ये होंगे 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है तो कितने हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव फंक्शन, 2 की पावर 3 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। तो इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ। सेकेंड है आपके पास ई रिफ्लेक्सिव कितने हो जाएंगे, ई रिफ्लेक्सिव फंक्शन कितने हो जाएंगे आपके पास, ये भी आपके बन जाएंगे 2 की पावर n इंटू n माइनस 1। क्लियर, फिर आता है सिमेट्रिक फंक्शन कितने बन जाएंगे, सिमेट्रिक फंक्शन बन जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो एंटी सिमेट्रिक कितने बन जाएंगे, एंटी सिमेट्रिक बन जाएंगे 2 की पावर n इंटू 3 की पावर
n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, फिर आता है एसिमेट्रिक फंक्शन कितने बन जाएंगे। एसिमेट्रिक फंक्शन आपके बन जाएंगे एसिमेट्रिक फंक्शन 3 की पावर n इंटू एन माइनस 1/2। ठीक है, फिर आता है ट्रांजिटिव फंक्शंस। ट्रांजिटिव फंक्शन जो है इन जनरल तो नहीं पता, लेकिन अगर मान लीजिए आता है 3 तक ही पूछा है, मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू 1 है, तब मेरे पास ट्रांजिटिव फंक्शन बन जाते हैं 2। ठीक है, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट n ऑफ a इक्वल टू, मान लीजिए सपोज दैट मैं मानती हूँ कि n इक्वल टू मान लीजिए 1 है, तो ट्रांजिटिव फंक्शन बन जाएंगे मेरे पास, ट्रांजिटिव फंक्शन बन जाएगा 2। मान लीजिए n इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a फंक्शन में सेट में मेरे पास 2 एलिमेंट है, तो ट्रांजिटिव फंक्शन बन जाएंगे 13। ठीक है, अगर n मेरे पास 3 है तो ट्रांजिटिव फंक्शन बन जाएंगे 171। बस 3 तक ही आ सकता है, इतना आप याद कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू n है, तो इक्विवेलेंस रिलेशंस कितने बन सकते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं आपके पास 2 की पावर n माइनस n। ठीक है, और n जो है 4 जो n होगा n लेस देन इक्वल टू 3 होगा। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप याद कर लेना है, नोट कर लेना है, ये डायरेक्ट आते हैं आपके कि कितने होते हैं कितने नहीं होते, ये डायरेक्ट n के ऊपर ही पूछे गए क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। और यहाँ से ही अपनी सेट थ्योरी कंप्लीट होती है। बहुत जल्द आपके पास आज शाम तक इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक क्लास बना के देंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, और एग्जाम्स की तैयारी भी फोकस करके अपनी तैयारी कीजिएगा। एक फोकस करोगे तो आपको अपना जो टारगेट है बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, 1% भी एक टॉपिक में से नहीं छोड़ना है। और जो मैं करवा रही हूँ ना, इनफ देन है, क्योंकि यहाँ से मैं आपको हर एक चीज़ में से निकाल के लेके आई हूँ। यहाँ से बाहर नोट्स आप ढूंढोगे ना तो फिर आप पजल हो जाओगे। ठीक है, आप खुद भी अगर बुक से कहीं से भी उठा के देखोगे, बेस्ट से बेस्ट बुक से हमने ये कंटेंट को निकाला है और वही आपको दे रही है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।